सच की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुनने वाले सभी श्रोताओं को एक बार फिर पुष्पा की ओर से नमस्कार, आदाब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोताओं, हम हफ्तावारी प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम दंगे की। आम हिंदुओं या बहुजनों को दबाए रखने के लिए ब्राह्मणवादियों की रणनीति किस तरह से काम करती है, इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर आज बात करेंगे। ये बात करेंगे हम MS मुशर्रफ, पूर्व IG पुलिस महाराष्ट्र, जिनके द्वारा लिखी गई उनकी किताब करकरे के हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा। आज उन्हीं की किताब में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे की व्याख्या की गई है, उस व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जुड़े रहिएगा रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के साथ। साथ ही आप इस कार्यक्रम को हमारे रेडियो वॉइस ऑफ खालसा फेसबुक पेज पर भी सुन सकते हैं। आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल या आईफोन पे डाउनलोड करके हमारी एप्लीकेशन सारे ही कार्यक्रम लाइव या रिकॉर्डेड सुन सकते हैं। USA से सुनने के लिए कॉल कर सकते हैं 563-999-3388। कनाडा से सुनने के लिए कॉल कीजिएगा 647-557-1012। यूके से सुनने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 443306060924। इन नंबरों पर कॉल करने के बाद आप हमारे कार्यक्रमों को लाइव सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, शुरुआत करेंगे हम आज के अपने कार्यक्रम की हिंदू मुस्लिम दंगे, आम हिंदुओं को दबोचे रखने की ब्राह्मणवादियों की नीतियों की। हो सकता है कि कोई इस बात को ना माने, लेकिन देश के सांप्रदायिक परिदृश्य में आम धारणा ये है कि भारतीय मुसलमान आमतौर से देशभक्त नहीं है। उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर रहता है और उनको तथाकथित मुस्लिम आतंकवादियों से हमदर्दी है, ऐसा समझा जाता है। और इसीलिए ब्राह्मणवादी, जिन्हें देशभक्त और राष्ट्रवादी समझा जाता है, कट्टर मुस्लिम विरोधी है और आम हिंदुओं को जागृत करते व इस्लाम के खतरे से उन्हें खबरदार करते रहते हैं। एक और कारण जो ब्राह्मणवादी मुसलमानों का कड़ा विरोध करने के लिए बार बार दोहराते हैं, वे कथित अत्याचार हैं जो उनके अनुसार मध्यकालीन भारत में मुस्लिम शासकों ने अपने लगभग 700 साल के शासनकाल में हिंदुओं पर किए हैं। इस पर चर्चा करने से पहले कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, हमें ये जान लेना चाहिए कि ब्राह्मणवादी है कौन जो अपने आप ही इस देश और हिंदू धर्म की रक्षा के दावेदार बन बैठे हैं। ये ब्राह्मणवादी ब्राह्मणों का एक बहुत छोटा सा वर्ग है और बहुत ही थोड़े से ऐसे गैर ब्राह्मण है जिनके विचारों को एक विशेष साँचे में ढाल दिया गया है। ये समझते हैं कि जातियां जन्म से हैं और ब्राह्मण जाति सबसे ऊंची है, देव जाति है और भारतीय समाज पर हमेशा राज करने के लिए पैदा की गई है। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या वास्तव में ब्राह्मण मुस्लिम विरोधी रहे हैं, और अगर ऐसा है तो ये कब से है। इतिहास हमें बताता है कि ब्राह्मण कभी भी मुस्लिम विरोधी नहीं रहे हैं, बल्कि वे 1893 ईस्वी से अचानक उनके खिलाफ हो गए, जो कि भारत के सांप्रदायिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। इस बिंदु की समीक्षा हमें मध्यकालीन इतिहास की कसौटी पर करनी चाहिए। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 700 साल से अधिक समय तक भारत पर मुसलमानों ने शासन किया। ये भी एक सच्चाई है कि उस दौरान भारतीय समाज पर ब्राह्मणों का निश्चित रूप से आज के मुकाबले कहीं अधिक चुनौती मुक्त आसन था। सीधे साधे हिंदू पूरी तरह उनके वश में थे और वही करते थे जो ब्राह्मण उनसे करवाना चाहते थे। उस दौर में अगर ब्राह्मण वास्तव में मुस्लिम शासकों के विरोधी होते तो वे उनको एक साल भी भारत पर राज नहीं करने देते। लेकिन मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि ब्राह्मणों ने हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ जागृत करने का प्रयास किया हो या मुस्लिम शासकों को सत्ता से हटाने के लिए कोई खुला या भूमिगत आंदोलन ही चलाया हो। दूसरी तरफ उस काल का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है कि ब्राह्मणों ने मुसलमान शासकों की सहायता की है और इस बात को सुनिश्चित किया है कि उनका शासन आसानी से चलता रहे। मुगल शासक अकबर के नवरत्नों में से कई ब्राह्मण थे। टीपू सुल्तान के खास सलाहकार और प्रशासकीय अधिकारी ब्राह्मण ही थे। यहाँ तक कि औरंगजेब, जिनका नाम आज ब्राह्मणवादी सांप्रदायिक उत्तेजना भड़काने के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं, उनके दरबार में भी 50% से ज्यादा ब्राह्मण ही थे।
वास्तव में ब्राह्मणों के समर्थन की बदौलत ही मुसलमान 700 साल से अधिक समय तक आराम के साथ भारत पर शासन कर सके हैं, जिनमें अकबर और औरंगजेब जैसे मुगल शासकों का दौर भी शामिल है। इनमें से हर एक का शासन 50 साल तक चला है। अगर संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि मध्यकालीन भारत में मुसलमानों के साथ ब्राह्मणों के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में आरएसएस के पूर्व सर संचालक एम.एस. गोलावकल का अपनी पुस्तक बी और आर नेशनहुड डिफाइंड, हम अथवा अपनी परिभाषिक राष्ट्रवाद में ये दावा है कि उन मनहूस दिन में जब पहली बार मुसलमान भारत में उतरे, आज तक हिंदू राष्ट्र इन लुटेरों को परास्त करने के लिए पूरी बहादुरी के साथ लड़ रहा है। एक खुला झूठ लगता है जब तक कि वह हिंदू राष्ट्र की शब्दावली से ब्राह्मणों को अलग ना रखे। पुणे में ब्राह्मण पेशवाओं के शासनकाल के दौरान जबकि मुसलमानों की आबादी 30% से अधिक थी, 1818 ईस्वी में राज्य के खात्मे तक हिंदू मुस्लिम टकराव का एक भी उदाहरण नहीं मिलता है। पेशवाओं के राज में जबकि हिंदू दलितों के लिए जरूरी था कि वे थूकने के लिए मिट्टी की एक हंडिया अपनी गर्दन में डाले और अपने पीछे एक बड़ी सी झाड़ू लटकाए ताकि जमीन पर पड़ने वाले उनके पैरों के अपवित्र चिन्ह साथ साथ मिटते चले जाए। मुसलमानों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा सन 1857 ईस्वी के पहले स्वतंत्रता संग्राम में जो सर्वजन हिंदुओं, ब्राह्मणों और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था, ये सर्वजन हिंदू और ब्राह्मण ही थे जिन्होंने मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित किया था। मतलब ये है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक बल्कि उसके बाद भी मुसलमानों और ब्राह्मणों के संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहे। उस समय तक ब्राह्मण मुसलमानों या मुस्लिम शासकों के खिलाफ नहीं थे। फिर स्वाभाविक रूप से यह सवाल पैदा होता है कि 19वीं सदी के अंत में यानी 1893 1893 से जबकि देश में सांप्रदायिक दंगों का वह सिलसिला शुरू हुआ जिसका नतीजा देश का विभाजन के रूप में निकल के सामने आया, जो अभी तक जारी है, तब से ब्राह्मण मुस्लिम विरोधी क्यों हो गए? सन 1893 ईस्वी में आज तक सांप्रदायिक दंगों के इतिहास और पिछले चंद सालों के दौरान वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के आतंकवाद को समझने के लिए हमें उस समाज सुधार आंदोलन को समझना होगा जो ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ और पूरे देश, खास तौर से महाराष्ट्र और कुछ दक्षिण राज्यों में फैल गया। समाज सुधार के आंदोलन से हिंदुओं का ध्यान हटाने के लिए ब्राह्मणवादियों ने मुसलमानों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण भारत के सामाजिक जीवन पर पूरी तरह से हावी रहे हैं। जब कभी भी उनकी स्थिति के लिए कोई खतरा पैदा हुआ, उन्होंने विरोध पर काबू पाने और समाज पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए मौके के हिसाब से अलग प्रकार की रणनीति और चालें इस्तेमाल की, जैसे बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल करना और उन्हें देश से निकाल देना, जातिवादी व्यवस्था का गठन करना, अपने द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ब्राह्मणों की महिमा का बयान और उन्हें भगवान का दर्जा देना, जातिवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मनुस्मृति की रचना करना और उसे ईश्वरीय पुस्तक बताकर पेश करना, समाज में अंधविश्वासों और आडंबरों को बढ़ावा देना, क्षत्रिय राजाओं को रोकने के लिए विदेशी हमलावरों को बुलाना, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से गलत और विकृत इतिहास गढ़ना वगैरह वगैरह। उन्होंने मुसलमान और ब्रिटिश काल में इसी चाल से काम लेकर समाज पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा। लेकिन 19वीं सदी के अंत में पुणे महाराष्ट्र के ज्योतिराव फुले ने, जिसको बाद में महात्मा का खिताब नवीन इतिहास में पहली बार दिया गया, लंबे समय से चली आ रही ब्राह्मणवादियों की मक्कारी को उजागर किया। उन्होंने सर्वजन हिंदू, दबे कुचले लोगों और महिलाओं के लिए जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, स्कूल खोले। उन्होंने किताबें, गीत और नाटक लिखे। उनकी मदद से आम हिंदुओं को जागृत किया और उन्हें बताया कि किस तरह ब्राह्मणवादियों ने मुद्दतों से आम जनता को गुलाम बनाए रखा है और किस तरह से गरीब किसानों, दलितों, महिलाओं और दूसरे दबे कुचले लोगों के शोषण, उत्पीड़न और जिल्लतों के लिए जिम्मेदार रहे हैं और किस तरह उन्होंने पूरे समाज को आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक नुकसान पहुंचाया है और किस तरह मुट्ठी भर ब्राह्मण बाकी समाज की कीमत पर खुद हर क्षेत्र में फलते फूलते रहे हैं।
महात्मा ज्योतिराव फुले के जागृति अभियान के समाज पर व्यापक प्रभाव डाला है। उनके इस आंदोलन और समाज में उसके गहरे प्रभाव से प्रभावित होकर कोल्हापुर महाराष्ट्र के राजा साहू जी और बड़ौदा के राज सियासी राव गायकवाड़ ने भी न केवल लोगों को जागृत किया, बल्कि उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले को शिक्षाओं के आधार पर अपने अपने राज्यों में ब्राह्मणवादियों को बेदखल करने के लिए कई सामाजिक प्रयोग भी किए। लगभग उसी जमाने में दक्षिण भारत में रामास्वामी पेरियर और नारायण गुरु जैसे समाज सुधारकों ने भी ऐसे ही जन जागृति के आंदोलन शुरू किए। 19वीं सदी के अंत तक महाराष्ट्र और कई दक्षिणी राज्यों में ये आंदोलन खूब जोर पकड़ चुके थे और बाकी देश में भी फैलने लगे थे। ये स्थिति ब्राह्मणवादियों के लिए गंभीर चिंता का कारण बन गई थी, जिन्हें ये खतरा पैदा हो गया था कि अगर ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और आम हिंदू के दिमाग में ये बात बैठ गई कि उनके सारे दुख दर्द और कष्टों के लिए मूल रूप से ब्राह्मण ही जिम्मेदार है, तो वे उनको छोड़ेंगे नहीं और निश्चित रूप से बदला लेंगे, खासकर देश सभ्य अंग्रेजों के देश छोड़ जाने के बाद तो जरूर। उस स्थिति पर काबू पाने के लिए ब्राह्मणवादी नेता और बुद्धिजीवी एक ऐसी रणनीति बनाने में लग गए जिससे संकट पर काबू पाया जा सके। उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को आम हिंदू भूल जाए और समाज पर उनका अपना वर्चस्व बना रहे। चुनाचे पुणे के कुछ ब्राह्मणवादी नेताओं को एक अनोखी तरकीब सूझी, जिसके अनुसार समाज सुधार के आंदोलन और उनके नतीजों में आम हिंदू के इंतकाम में ब्राह्मणवादियों को बचाने का रास्ता ये था कि हिंदू मुस्लिम विभाजन करके आम हिंदुओं का ध्यान आंदोलन से हटा दिया जाए और उन्हें आपस में ही लड़ा दिया जाए। ब्राह्मणवादियों ने इस योजना की सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया और एकजुट होकर इस योजना में लग भी गए। इस योजना का पहला परीक्षण पुणे में सन 1893 ईस्वी में सांप्रदायिक दंगा भड़का करके किया गया, जिसके लिए उसी साल मुंबई में एक घटना से पैदा हो जाने वाले सामाजिक तनाव का सहारा लेकर हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया। उसके बाद ब्राह्मणवादियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। MS गोलवालकर द्वारा अपनी पुस्तक बी और आर नेशनहुड डिफाइंड, हम या हमारी परिभाषित राष्ट्रीयता में नाजी जर्मनी की मिसाल देकर जातीय नरसंहार पर खुलेआम उकसाना उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। अपनी जातीय संस्कृति को शुद्ध रखने के लिए जर्मनी ने अपने देश से सामी नस्ल यहूदियों का सफाया करके पूरी दुनिया को हिला दिया था। जाति पर गर्व की सबसे ऊंची मिसाल हिंदुस्तान में हमारे लिए सीखने और फायदा उठाने के लिए एक अच्छा पाठ है। इस तरह सांप्रदायिक दंगों का जो सिलसिला सन 1893 ईस्वी में शुरू हुआ और आज तक जारी है, उस ब्राह्मणवादी रणनीति का ही नतीजा है और यह समाज सुधार के उस आंदोलन से आम हिंदुओं का ध्यान हटाने के लिए बनाई गई जो अत्याचार और भेदभाव वाली ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए शुरू हुआ। इस रणनीति में असली निशाना हिंदू बहुजन ही थे, जबकि मुसलमान केवल चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ब्राह्मणवादियों ने सन 1893 ईस्वी से इस रणनीति पर अमल शुरू कर दिया था और समय समय पर सांप्रदायिक समस्याओं को हवा देते रहते थे, लेकिन उनकी गतिविधियां पूरी तरह संगठित और सुनियोजित नहीं थी। इस नीति को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित करने और अपने ब्राह्मणवादी कार्यकर्ताओं में अनुशासन और बेहतर तालमेल के लिए 1925 में कार्यकर्ता के एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का विधिवत गठन किया गया। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए RSS ने दो महत्वपूर्ण संस्थाओं मीडिया और इंटेलिजेंसी को, जो जनमत को प्रभावित करने और अपनी आवश्यकता के अनुसार ढलने में सक्षम है, अपनी पकड़ में लेने का फैसला किया। सन 1947 में भारत के स्वतंत्र होने तक संघ इन दो महत्वपूर्ण अंगों पर बड़ी हद तक कंट्रोल कर चुका था। आजादी के बाद उसने इन दोनों संस्थाओं पर लगभग पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी और फिर इसका इस्तेमाल देश के सांप्रदायिक वातावरण को बिगाड़ने के लिए किया। इस तरह आम जनता का ध्यान देश की मूल समस्याओं से हटकर देश की लगभग सभी सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं पर कंट्रोल हासिल कर लिया। हम यहाँ केवल मीडिया और इंटेलिजेंसी के रोल पर विचार करेंगे और ये देखेंगे कि पिछले सालों में ये संस्थाएं कितनी शक्तिशाली हो गई है और
आरएसएस के ब्राह्मणवादियों ने किस तरह उनको अपने सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किया है। यार एक गाना सुन के ना मन करता है कि पंजाब जाके ढाबे ते बह के देसी स्वाद वाली रोटी देसी स्टाइल च खावां। जे दिल करदा है तो पंजाब जान दी की लोड़ है, पंजाब ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। हैं पंजाब ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ। ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਟਿਫਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਵੈਜ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਰਸ ਤੇ ਹਰ ਫਰੂਟ ਜੂਸ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ 100 ਗੈਲਨ ਤੇਲ ਤੇ ਬਫੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇਵੇਂਗੀ? ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੀਆਂ। इंटरस्टेट I-70 ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ 137 ਫਿਊਲ ਮਾਸਟਰ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। 1480 ਨਾਰਥ ਸਟੇਟ ਰੋਡ 1 ਕੈਂਬਰਿਜ ਸਿਟੀ ਇੰਡੀਆਨਾ। ਆਰਡਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7654786300। ਟਿਫਿਨ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ, there is something for everyone। ਆਏ ਹਾਏ, ਉਦਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਤੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਧੋ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਧੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਯੂਨੀਕ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਕ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼? ਹਾਂ, ਯੂਨੀਕ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਯੂਨੀਕ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ 4225 Port Boulevard, Dallas, Texas, on Highway I-20 ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ 472 TA ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7758431146। ਯੂਨੀਕ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 214 390 44 65। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਿਰਫ हिंदी जानते ने। इस जग में नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। सिख हर रोज अरदास विच सरबत दे भले दे रूप विच हर एक धर्म देश कौम दा भला मंगदा है। सरबत दे भले दे इस कॉन्सैप्ट नूं अमल विच लिआंदा है यूनाइटेड सिक्स ने। भावें अमरीका विच आए हड़ां दी गल होवे ते भावें रोहिंग्या मुसलमान वीरां उपर हो रहे जुल्मां दी गल होवे, यूनाइटेड सिक्स जथेबंदी इन्हां पीड़तां दी सार लैण लई औखे समय उन्हां नाल जा खड़दी है। आओ आपां भी सारे यूनाइटेड सिक्स दे नाल चलीए। ज्यादा जानकारी लैण लई तुसीं यूनाइटेड सिक्स दी वैबसाइट www.unitedsix.org तो लै सकदे हो। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਡੋਨੇਟ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, तेरे पानी सर्वत का भला। श्रोताओं, समय हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ब्राह्मणवादियों के नियंत्रण वाला मीडिया किस तरह से काम कर रहा है। आज का ये कार्यक्रम हमारा
बेस्ड है MS मुशर्रफ, पूर्व IG पुलिस महाराष्ट्र, जिन्होंने किताब लिखी थी करकरे के हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा। उनकी किताब में लिया गया अध्याय हिंदू मुस्लिम दंगे का सच क्या है, इस अध्याय को आज हम आप तक पहुंचाएंगे। सुनने के लिए आप जुड़े रहिएगा रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। हक सच की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा सुनने वाले सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हिंदी कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक भारत के समय अनुसार शाम 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, न्यूयॉर्क के टाइम के अनुसार सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इन कार्यक्रमों को सुना जा सकता है। एक और हिंदी कार्यक्रम जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हिंदी में व्याख्या सुनाई जाती है, इसमें शिरकत करते हैं मान्यवर सरदार सुखविंदर सिंह जी और BB जसवीर कौर जी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक भारत के समय अनुसार। इस कार्यक्रम को आप शेयर कीजिए। रेडियो वॉइस ऑफ खालसा फेसबुक पेज पर आप लाइव भी सुन सकते हैं। गुरुओं की विचारधारा को जन जन में पहुंचाने का ये एक कार्य जो किसी भी मीडिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इस कार्यक्रम में आपके सहयोग की भी हमें उम्मीद है। आप इसे सहयोग को पूरा करने के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पॉन्सर करने के लिए आप नंबर डायल कर सकते हैं 214 390 44 65 214 390 4465। इन नंबरों पर डायल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपना सहयोग कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया किसी भी तरह का सहयोग हमारे लिए बेहद ही सत्कारपूर्ण रहेगा। तो चलिए श्रोताओं, हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम की। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम दंगे किस तरह से कराए जाते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि ब्राह्मणवादियों के नियंत्रण वाला मीडिया किस तरह से काम करता है। मीडिया ब्राह्मणवादियों के हाथों में एक बहुत शक्तिशाली हथियार है और वो इसका इस्तेमाल बहुत ही प्रभावशाली ढंग से करते हैं। उन्होंने मीडिया पर आरंभ से ही लगभग पूरा नियंत्रण प्राप्त कर लिया है और इस मामले में बहुत चौकन्ना रहते हैं। वे मीडिया में हर जगह मौजूद रहते हैं। कोई ये नहीं जानता है कि इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में किस जगह और किस हैसियत से वे मौजूद है और वास्तव में कौन उसका नियंत्रण कर रहा है। वे इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, मगर उनकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जा सकती है। कुछ एक अपवादों को छोड़कर मुख्य धारा के किसी भी अखबार को हम पढ़ते हैं तो साफ लगता है कि कोई ब्राह्मणवादी शक्ति उसे कंट्रोल कर रही है। यही स्थिति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है। सत्ता में चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, ये ताकतवर हथियार हाथ में आ जाने से वे शासकों, प्रशंसकों, राजनीतिज्ञों, सिविल और पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि उद्योगपति और व्यापारी वर्गों को भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल करते हैं। मीडिया पर ब्राह्मणवादियों के कंट्रोल की वजह समझ में आने वाली है। लिखने पढ़ने पर ब्राह्मण हमेशा में अपना एक अधिकार मोनोपोली बनाए हुए हैं और इसी वजह से पत्रकारिता में भी स्वाभाविक रूप से शुरू में ब्राह्मणों का ही बोलबाला रहा है। लेकिन पहले ब्राह्मण पत्रकार आम जनता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को सामने लाने में सकारात्मक भूमिका अदा करते थे। मीडिया के माध्यम से उनकी समस्याओं और परेशानियों को सामने लाते थे और उनके समाधान में सहयोग भी देते थे। वे मनमोजी शासकों और अत्याचारी प्रशासकों पर भी नजर रखते थे और उनको अन्याय और अत्याचार से रोकने की कोशिश भी करते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंतिम दशक से ब्राह्मणों में एक विशेष मानसिकता वाले तत्वों ने मीडिया पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और उसका उपयोग आम हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाकर उनका ध्यान समाज सुधार के प्रयासों से हटाने के ब्राह्मणवादी एजेंडे का पूरा करने के लिए शुरू कर दिया, ताकि समाज पर पहले की तरह उनका वर्चस्व बना रहे। इसके लिए उन्होंने देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ा और आम जनता को गलत सूचनाएं देकर गुमराह भी किया। आजादी के बाद स्वदेशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर ब्राह्मणवादियों ने लगभग पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर लिया था। उस समय तक कुछ दूसरी जातियां और विभिन्न विचारधाराओं के पत्रकार भी मैदान में आ गए थे, मगर उनकी संख्या बहुत ही कम थी।
अंत में नए पत्रकार उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सके। उनको मालूम था कि पूरी व्यवस्था ब्राह्मणवादियों के हाथों में है, इसलिए व्यवस्था में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उन्हें अनचाहे ब्राह्मणवादी नीतियों का पालन करना पड़ा। यदि किसी ने उनसे अलग रास्ता अपनाने की कोशिश भी की या असंतोष की आवाज उठाई तो उसको सुनियोजित तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग कर दिया गया। इसके बावजूद समाज सुधार को धर्मनिरपेक्ष लोगों, अल्पसंख्यकों और आम जनता के लिए कुछ मौका था कि देसी मीडिया पर ब्राह्मणवादियों का प्रभुत्व होने के बावजूद अंग्रेजी समाचार पत्र बड़ी हद तक उनकी पकड़ से बाहर और आजाद थे और उनकी निष्पक्षता बनी हुई थी। लेकिन ये स्थिति उसी समय तक रही जब तक अंग्रेजी अखबारों के खास एडिशन बड़े-बड़े शहरों में प्रकाशित होते रहे। जैसे ही उन्होंने अपने क्षेत्रीय एडिशन प्रकाशित करने शुरू किए, बड़ी संख्या में ब्राह्मणवादी उसमें घुस आए और आज स्थिति ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अंग्रेजी प्रेस उनके नियंत्रण में पूरी तरह से आ चुका है। यही कारण है कि ब्राह्मणवादी जिसके पंजे मीडिया पर मजबूती से के साथ गड़े हुए हैं, हुकूमत के ऊंचे से ऊंचे अधिकारियों से लेकर छोटे से छोटे कर्मचारी तक सब पर दबाव डालते हैं, यहाँ तक कि उनको ब्लैकमेल तक करते हैं और उद्योगपतियों, व्यापारियों और आम लोगों तक से ही अपना काम निकाल लेते हैं। ब्राह्मणवादी और आईबी के बीच साठगांठ आरएसएस द्वारा आईबी पर किस तरह कब्जा किया गया, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एमएस मुशर्रफ, पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र, लिखते हैं कि आईबी भारत सरकार की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने की एक प्रमुख संस्था है। इतना ही नहीं, ये हुकूमत की आंख और कान है। बिल्कुल शुरू से ही ब्राह्मणवादियों ने इसमें घुसपैठ शुरू कर दी है और आजादी के बाद के 10 साल में इसका पर पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है। किसी सांप्रदायिक संगठन के किसी सरकारी संस्थान पर योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रण प्राप्त कर लेने का यह आदर्श उदाहरण है। उन्होंने ये सब कुछ इस तरह से किया। यह भी अध्ययन के लिए एक दिलचस्प विषय है। आईबी के अधिकारी और कर्मचारी दो तरह के होते हैं। कुछ तो स्थायी रूप से नियुक्त होते हैं और कुछ को खास कर मध्यम और ऊंचे पदों पर राज्यों में डेपुटेशन पर नियुक्त किया जाता है। प्रारंभ में ब्राह्मणवादियों ने आईबी में प्रवेश किया और सबसे महत्वपूर्ण स्थायी पदों पर जम गए। उसी के साथ आरएसएस जैसे ब्राह्मणवादी संगठनों ने अलग अलग राज्यों के 23 तर्रार नवयुवक ब्राह्मण आईपीएस अधिकारियों को डेपुटेशन पर आईबी में आ जाने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। मराठी पाक्षिक पत्रिका बहुजन संघर्ष में प्रकाशित, जो कि 30 अप्रैल 2007 में को प्रकाशित हुई थी, एक रिपोर्ट में बताया गया। वो रिपोर्ट ये कहती है कि इस प्रकार आईबी के प्रमुख पदों पर आरएसएस के वफादारों के आसीन हो जाने के बाद उन्होंने ये नीति अपनाई कि खुद ही राज्यों के ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करते हैं जो उनकी नजर में आईबी के लिए उचित होते और उनको ही आईबी में लिया जाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि आरएसएस की विचारधारा से सहमत युवा आईपीएस अधिकारी अपने सेवा काल के आरंभ में ही आईबी में शामिल होने लगे और फिर 15-20 साल तक आईबी में ही रहे। कुछ ने तो अपना पूरा करियर आईबी में ही गुजार दिया। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र केडर के अफसर बीजी वैद्य सेवानिवृत्त होने तक आईबी में ही रहे और डायरेक्टर के उच्चतम पद तक पहुंचे। दिलचस्प बात यह है कि जब वहां आईबी के डायरेक्टर थे, उनके भाई एमजी वैद महाराष्ट्र आरएसएस के प्रमुख थे, मगर आईबी के ऐसे अधिकारियों की सूची पर जो विभिन्न राज्यों में डेपुटेशन पर आईबी से मिल आई, गहराई से नजर डाले तो ये नजर आएगा कि उनमें से अधिकतर या तो आरएसएस के वफादार रहे हैं या उनका आरएसएस से निकट का संबंध रहा है और वे या तो आरएसएस के इशारों पर आईबी या रॉ में गए हैं या फिर उनको इन संगठनों में मौजूद आरएसएस का एजेंडा पूरा करने वाले अधिकारियों ने लिया है। रिकॉर्ड में दिखाने के लिए कुछ ऐसे अफसर भी आईबी में लिए जाते हैं जिनका संबंध आरएसएस से नहीं रहा, लेकिन उनको स्थायी रूप से गैर महत्वपूर्ण काम सौंपे गए हैं। आईबी द्वारा आरएसएस के को एजेंडे का लागू करना किस तरह से लागू किया जाता है। आईबी पर व्यवहारिक रूप से आरएसएस की पूर्ण नियंत्रण के बाद उसने आरएसएस के एजेंडे को बड़ी तत्परता के साथ इस तरह कार्यान्वित करना शुरू किया जैसे वह कोई सरकारी संगठन ना हो बल्कि आरएसएस का ही कोई अंग हो। आरएसएस को एक राष्ट्र हितैषी संगठन के रूप में सामने लाने और वामपंथियों को देशद्रोही
और मुसलमानों को रूढ़िवादी, आतंकवादी और देश विरोधी संप्रदाय ठहराने के अपने उद्देश्य में वो पूरी तरह से सफल हो चुकी है। उसने इसके लिए निम्न तरीके अपनाए: सच्चाई को दबाया, झूठ को सच बनाकर प्रस्तुत किया। आईबी ने सरकार को आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों की सांप्रदायिक गतिविधियां, विदेशों में भारी मात्रा में धन की प्राप्ति, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं और मीडिया में उनकी घुसपैठ से और उस सांप्रदायिक जहर से जो पूरे देश में अपनी हजारों शाखाओं के माध्यम से दिन रात फैलाते रह रहे हैं, अंधेरे में रखा और इसके बजाय आरएसएस को एक राष्ट्रीय प्रेमी संगठन के रूप में प्रस्तुत किया। ये बात उन रिपोर्टों के अध्ययन और विश्लेषण से जाहिर हो जाती है जो आईबी ने पिछले कुछ सालों में सरकार को दी है। आईबी ने वामपंथी दलों, मुस्लिम संस्थाओं और सेक्युलर संगठनों के बारे में बहुत ही उल्टी नीति अपनाई। उसने उनकी गतिविधियों के बारे में बहुत ही बड़ा चढ़ाकर और कभी बिल्कुल झूठी सूचनाएं सरकार को दी। हालांकि उनकी गतिविधियां आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों के सरगर्मियों के मुकाबले में राष्ट्र के लिए कुछ भी हानिकारक नहीं रही। केंद्र में सत्ता में आने वाली हर सरकार ने, जो कि सूचनाओं के लिए पूरी तरह आईबी पर निर्भर है, उन रिपोर्टों पर भरोसा किया और वामपंथी और धर्मनिरपेक्ष संगठनों को चरमपंथी आतंकवादी ठहराकर उनकी करतूत गतिविधियों तक में रुकावटें खड़ी की और इस तरह उन्हें किनारे लगाया। आईबी आरएसएस से ज्यादा ब्राह्मणवादी है। पिछले कुछ वर्षों में नई पीढ़ी को राजनीतिक आकांक्षाओं के दबाव में और कुछ अपने ब्राह्मणी मूल पर हिंदू मुखौटा चढ़ाने की बेचैनी की वजह से आरएसएस और उसके राजनीतिक संगठन बीजेपी को पिछले वर्षों के दौरान अपने मूल एजेंट के कुछ बिंदुओं पर समझौता करना पड़ा, जिसका एक नतीजा ये हुआ कि ब्राह्मणवादी एजेंडे के प्रति उनका उत्साह बड़ी हद तक कमजोर पड़ गया। लेकिन आईबी में मौजूद ब्राह्मणवादियों का मामला ऐसा नहीं है। वे संघ परिवार के एजेंट को बराबर दिमाग में रखते हैं और न केवल पहले की तरह उस एजेंट के प्रति वफादार और समर्पित है, बल्कि सरकार में लगातार बढ़ते प्रभाव और प्रशासन पर अपने दबदबे की बदौलत दिन प्रतिदिन ज्यादा से ज्यादा दुस्साहसिक कारनामे अंजाम देने का हौसला पा रहे हैं। इस तरह धीरे धीरे आईबी ने ब्राह्मणवाद के असल चैंपियन की भूमिका अपना ली है और आरएसएस की विचारधारा और नीतियों का संरक्षक बन गई है। अगर ब्राह्मणवादी मानसिकता के आईबी अफसरों को आरएसएस एजेंडा के प्रति ऐसी वफादारी और निष्ठा न होती तो आरएसएस की असल आत्मा कब की मिट चुकी होती और अपने सारे संसाधनों और मजबूत संगठन के बावजूद समाज पर ऐसी मजबूत पकड़ पर वह हासिल न कर पाती जैसे कि उसने कर ली है। आरएसएस और आईबी एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं, इसका उदाहरण एक अच्छी तरह से इस तरह समझा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी ने, जिनको दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने संसद भवन पर आतंकी हमले के आरोप से बरी कर दिया, तहलका में लिखा है 22 नवंबर 2008 को कि मैंने इस इंटेलिजेंसी एजेंसी को बहुत करीब से देखा है। उनके साथ बैठकर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक लोकतांत्रिक देश के किसी सरकारी दफ्तर में बैठा हूं, बल्कि हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ कि आरएसएस के मैं मुख्यालय में बैठा हूं। अगर आईबी और रॉ में तुलना की बात की जाए तो इसमें कोई तुलना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं रॉ को आईबी की श्रेणी में नहीं रखना चाहता क्योंकि दोनों की विशेषताएं अलग है और उसके निम्न कारण है। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स है। इसकी स्थापना आजादी की कोई 20 साल बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी, इसलिए लगातार कोशिशों के बावजूद इस संगठन का आईबी की तरह ब्राह्मणीकरण नहीं हो सका। यूं तो रॉ में कुछ अधिकारी ब्राह्मणवादी विचारधारा के रहे हैं, मगर ऐसा मामला एक आधा ही हो सकता है, इसलिए इस संस्था में उस प्रकार की वैचारिक घुसपैठ नहीं हो सकी जिस तरह आईबी में हो गई है। इसके अलावा यह है कि रॉ का कार्यक्षेत्र पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान, श्रीलंका और कुछ दूसरे देशों तक सीमित है और वहां देश के आंतरिक मामलों पर प्रभाव नहीं डाल सकती, इसलिए आईबी की तरह उसकी उपस्थिति महसूस नहीं हो सकती। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इन दोनों संगठनों में प्रोफेशनल मुकाबला इस हद तक पहुंच गया है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देते। इस वजह से रॉ में काफी संख्या में ब्राह्मणवादी अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद आरएसएस और दूसरे ब्राह्मणवादी संगठन उनको अपना नहीं समझते और उस पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करते। समय समय पर वे अपने उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग तो करते हैं। नतीजे के तौर पर आईबी धीरे धीरे सबसे ज्यादा शक्तिशाली संगठन बन गई है।
केंद्र में एक के बाद एक सत्ता में आने वाली सरकारें कुछ तो खुद अपनी राजनीतिक उलझनों में और कुछ दिन प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में इतनी ज्यादा व्यस्त रही हैं कि जब तक ये समझ सकती कि आईबी पर व्यवहारता ब्राह्मणवादी छा चुके हैं, कुछ देर हो चुकी थी। और तब तक आईबी में अपने लिए एक ऐसा सुदृढ़ और सुव्यवस्थित कवच बना चुकी थी कि उसे तोड़ना किसी सरकार के लिए लगभग संभव नहीं रहा। सरकार को सत्ता के एक स्वच्छ अंग के रूप में स्वीकार करना पड़ा। आईबी प्रमुखों को नियुक्त करने का विधिवत अधिकार यद्यपि सरकार के हाथ में है, लेकिन सामान्यतः उसके सामने चयन की शायद ही कोई गुंजाइश बाकी रहती है। एक परंपरा बन गई है कि सेवानिवृत्त होने वाला डायरेक्टर खुद अपने अधिकारियों का नाम प्रस्तावित करता है और सरकार उसको बिना कोई सवाल किए स्वीकार भी कर लेती है। पूर्व में 2 अपवादों को छोड़कर इस प्रणाली पर पाबंदी से अमल होता रहता है। यद्यपि यदि सरकार कोई ऐसा निर्देश आयुक्त कर भी देती है जो ब्राह्मणवादी ना हो, तब भी उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। ब्राह्मणवादी आईबी में इतनी मजबूती से अपने कदम जमाए हुए हैं कि वे किसी बाहरी अफसर को आईबी की कार्य प्रणाली में कोई बड़ा परिवर्तन करने ही नहीं देंगे। और अगर वो अपनी बात पर डटा भी रहता है तो उन तत्वों की सलाह को स्वीकार नहीं करता, तो फिर ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है जो खुद अफसर के लिए और साथ ही सरकार के लिए दुविधा का कारण बन जाती है। और इस तरह वे तत्व उसको अपनी राह पर ले आते हैं। आईबी किस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारों को अपनी पकड़ में रखती है, ये सवाल भी खड़ा किया जाता है। इसे समझने के लिए पूर्व आईजी पुलिस एमएस मुशर्रफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री की दिनचर्या सामान्यतः आईबी के डायरेक्टर की मुलाकात से शुरू होती है। 15-20 मिनट की इस मीटिंग में डायरेक्टर प्रधानमंत्री को पिछले 24 घंटे के दौरान होने वाली घटनाओं से संक्षिप्त रूप से अवगत कराता है और ये भी बताता है कि आईबी ने अपने सूत्रों से जो सूचनाएं प्राप्त की है, उस देश की सामाजिक और सांप्रदायिक स्थिति का जो अनुमान उसने अपनी जानकारी के आधार पर लगाया है, उसको नजर में रखते हुए आगे किसी तरह की घटनाएं की संभावना है। डायरेक्टर आईबी गृह मंत्री को भी रोजाना संक्षिप्त रिपोर्ट पेश करते हैं। जब कभी कोई खुफिया जानकारी ऐसी रहती है जिसका संबंध विदेशी मामलों या रक्षा मामलों से हो, तो आवश्यकता अनुसार वह सीधे संबंधित मंत्री को भी रिपोर्ट देता है। पीएम और गृह मंत्री को रोजाना रिपोर्ट पेश किए जाने की इस व्यवस्था में आईबी के ब्राह्मणवादी वर्षों से पूरा का पूरा दोहन करते रहे हैं और इसके चलते उन्होंने बड़ी चतुराई से आईबी को शासन और प्रशासन की पहुंच से पूरी तरह सुरक्षित कर लिया है। इसके लिए जो कार्य प्रणाली अपनाई जाती है वो इस तरह से है। अत्यंत गुप्त सूचना और खुफिया कार्रवाई का ठप्पा लगाकर वे इस बात को सुनिश्चित कर लेते हैं कि आईबी की गतिविधियों के बारे में कोई सूचना प्रमुख सरकारी विभाग जैसे पीएम कार्यालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सुरक्षा मंत्रालय में इधर से उधर ना जाने पाए। उन्होंने राज्य सरकारें, उच्च सिविल और पुलिस अधिकारियों, यहाँ तक कि न्यायपालिका जुडिशरी में भी ये भ्रम पैदा कर रखा है कि आईबी जो कुछ करती है वो देश की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए करती है और उसके प्रधानमंत्री कार्यालय से स्वीकृति भी मिली होती है। गुप्त ऑपरेशन, खुफिया कार्रवाई, देश विरोधी तत्वों की विरोध कार्रवाई, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इस सभी शब्दावली को बार बार दोहराकर वे अपनी लगभग सारी गतिविधियों को गुप्त और अपारदर्शी रखते हैं। उपयुक्त परिस्थिति के नतीजे में केंद्र के विभिन्न विभाग, राज्य सरकारें, सिविल और पुलिस अफसर आईबी की हिदायत पर इस तरह पूरी तत्परता से काम करने लगे हैं मानो वह विदेश निर्देश वास्तव में प्रधानमंत्री के कार्यालय से प्राप्त आदेश है। इस डर से कि कहीं अत्यंत खुफिया सूचना किसी और के हाथों में ना पड़ जाए, ना तो आईबी की किसी हिदायत के औचित्य पर कोई सवाल उठाते हैं और ना ही प्रधानमंत्री के कार्यालय से या गृह मंत्रालय से या किसी अन्य सरकारी उच्च अधिकारी से उसकी पुष्टि करते हैं। उनको ये भी डर रहता है कि यदि उन्होंने आईबी के निर्देश पर ठीक उसी प्रकार कार्रवाई नहीं की या उसके औचित्य की पुष्टि करनी चाहिए, तो आईबी उनके विरोध उनके अपने सिक्के बंद हथियार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सन 1923 को इस्तेमाल कर सकती है। आईबी को खुफिया कार्रवाई का सिलसिला बिना किसी डर और किसी हस्तक्षेप की रुकावट के चलता रहता है। अत्यंत गुप्त मामलों में एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना का स्वतंत्र आदान प्रदान न होने के कारण किसी को ये पता नहीं चलता कि उस कार्रवाई को प्रधानमंत्री के कार्यालय से या गृह मंत्रालय से मंजूरी हासिल है या नहीं।
ये बिल्कुल संभव है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर या गृह मंत्रालय को उसकी सूचना तक ना हो। चुनाचे वक्त गुजरने के साथ आईबी की खुफिया कार्रवाई का राज इतने पर्दों के पीछे छुपता चला गया है कि अब इसमें भी शक है कि खुद प्रधानमंत्री या गृह मंत्री भी इन पर्दों के पार देख सकते हैं या नहीं। श्रोताओ, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करेंगे। एमएस मुशर्रफ पूर्व आईजी पुलिस महाराष्ट्र के द्वारा लिखी इनकी किताब कर करे की हत्यारे कौन, भारत में आतंकवाद का असली चेहरा, इसमें उन्होंने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे को परिभाषित किया, उसकी वजह बताई, आज हमने आप तक पहुंचाया इस भाग में। अगले सप्ताह अगले भाग में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आईबी की कार्य प्रणाली होती है, सरकारी आईबी के फंदे में किस तरह से फंस जाते हैं और किस तरह से सांप्रदायिकता के बजाय मुस्लिम दहशतगर्दी का हव्वा फैलाया जाता है। इस मुद्दे पर हम किताब से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहे हक सच की आवाज रेडियो वॉइस ऑफ खालसा। नमस्कार, आदाब, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।